भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1900 एक बचा हुआ था उसमें, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, क्योंकि आप 1935 के साथ आपने, सुन लीजिएगा मेरी बात, 1935 का अधिनियम तक लेके आए। उसके बाद आपने अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, बेवेली योजना, कैबिनेट मिशन, बोले हाँ। और अब बचा था आखिरी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लिखेंगे। माउंटबेटन योजना के अनुसार, माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना के अनुसार, माउंटबेटन योजना के अनुसार ध्यान दीजिएगा, ग्राफ बनाइएगा केवल। माउंटबेटन योजना जो आई थी वो 3 जून को आई थी। कब आई थी? 3 जून 1947। माउंटबेटन योजना जो थी 3 जून 1947 को थी। इसका एक निक नाम था बाल्कन, तो इसलिए हम इसे बाल्कन प्लान भी कहते हैं या बाल्कन योजना भी कहते हैं। माउंटबेटन योजना में ही याद रखिएगा कि इसी योजना के तहत ही देश का विभाजन कर दिया गया। देश का क्या किया गया? इसी योजना के तहत देश का विभाजन हुआ। आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि किस योजना के तहत देश का विभाजन किया गया या लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 3 जून को योजना किस लिए मानी जाती है प्रसिद्धि में, तो याद रखिएगा देश का विभाजन उसी दिन हुआ था। इसे हम बाल्कन प्लान भी कहते थे। और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई थी। याद रखिएगा 4 जुलाई 1947 को, 4 जुलाई 1947, 4 जुलाई 1900, इसी को आधार मानकर 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने इस अधिनियम को हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत कर दिया। हाउस ऑफ कॉमन्स में इसे प्रस्तुत किया। यानी अगर क्वेश्चन पूछता है क्लीमेंट एटली ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को कब हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत किया, आपका आंसर होगा 4 जुलाई 1947। और 15 जुलाई 1947 को याद रखिएगा, 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये उसका उच्च सदन है और वो उसका जैसे आपका राज्यसभा और आपका लोकसभा, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इसे प्रस्तुत कर दिया। नोट कर लें। और 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को इसे राजकीय स्वीकृति मिल गई। यानी रानी ने भी हस्ताक्षर कर दिया। इसे राजकीय स्वीकृति मिल गई। राजकीय स्वीकृति मिल गई। एक बार और दोहराएंगे आप, जो बोर्ड पे है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप इसके लिए एकदम निश्चिंत रहेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसका जो आधार था वह माउंटबेटन योजना या बाल्कन प्लान। यह आया था 3 जून 1947 को, जिसके तहत देश का विभाजन हुआ। इसी को आधार मानकर 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने इसे हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत किया और हाउस ऑफ कॉमन्स ने इसे क्या कर दिया? पारित कर दिया। ठीक उसके बाद 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने भी इसे क्या कर दिया? पारित कर दिया। 18 जुलाई 1947 को इसे राजकीय स्वीकृति मिल गई। प्रश्न पूछेगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को राजकीय स्वीकृति कब प्रदान की गई? आपका आंसर होगा 18 जुलाई 1947। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे?
क्लीमेंट एटली। कौन से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे? क्लीमेंट एटली। नीचे नोट। और इसी के तहत ध्यान दीजिएगा 15 अगस्त 1947 को दो डोमिनियन स्टेट भारत और पाकिस्तान, दो डोमिनियन स्टेट भारत और पाकिस्तान का उदय हो गया। 15 अगस्त 1947 को दो डोमिनियन स्टेट भारत और पाकिस्तान का उदय हो गया। तो अगला प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए वो प्रश्न है, मिटा दें? वह प्रश्न आपके पास यह है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो इसके बीच इसकी दशा क्या थी? वो था क्या इसके बीच? गणतंत्र था नहीं, संविधान था नहीं, क्लियर? तो था क्या वो? यानी प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत की स्थिति कॉपी में नोट करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट कर लेंगे इसको आप कि 26 जनवरी 1950 तक भारत की स्थिति क्या थी। भारत की स्थिति थी ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक औपनिवेशिक राज्य, ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक औपनिवेशिक राज्य, औपनिवेशिक राज्य। यानी जो भारत की राजनीतिक स्थिति थी, इसको राजनीतिक लिख सकते हैं। भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी, भारत की जो राजनीतिक स्थिति वह थी ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक औपनिवेशिक राज्य का इसे दर्जा दिया गया, राज्य का दर्जा। यानी अभी यह गणतंत्र नहीं था, गणतंत्र नहीं था क्योंकि गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को हुआ। गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका राजा निर्वाचित होता हो, जिसका राजा, यानी राजा अनुवांशिक ना हो, जिसका राजा निर्वाचित होता है उस व्यवस्था को गणतंत्र कहते हैं। कहीं नोट करके लिख सकते हैं, गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ, गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ जिसका राजा अनुवांशिक ना हो, जिसका राजा अनुवांशिक ना हो बल्कि निर्वाचित होता हो, बल्कि निर्वाचित होता हो, जिसका राजा अनुवांशिक ना हो बल्कि निर्वाचित होता हो, बल्कि क्या होता हो? हाँ, बल्कि निर्वाचित होता हो। इतनी बातें आपके समझ में चली गई हैं? यानी 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी? उस समय वह ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक औपनिवेशिक राज्य का इसे दर्जा दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को ही भारत गणतंत्र बनता है, जिसके कारण 26 जनवरी को आप गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और यही है 26 गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? आप कहते हैं जिसका राजा अनुवांशिक ना हो बल्कि निर्वाचित होता हो, बल्कि क्या होता हो? निर्वाचित होता हो। अगला टॉपिक है संविधान निर्मात्री समिति एवं उनके अध्यक्ष। संविधान निर्मात्री समिति, हाँ, संविधान निर्मात्री समिति एवं उनके अध्यक्ष। संविधान निर्मात्री समिति, संविधान निर्मात्री
समिति एवं उनके अध्यक्ष। बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। एवं उनके अध्यक्ष, संविधान निर्मात्री समिति एवं उनके अध्यक्ष, संविधान निर्मात्री समिति एवं उनके अध्यक्ष। संविधान निर्मात्री समिति एवं उनके अध्यक्ष। एक प्रश्न और ऐड कर लीजिएगा कि संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो संवैधानिक जो सलाहकार हैं आपके BN राव हैं। संवैधानिक कई बार पूछा गया है, संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो आपका आंसर होगा BN राव हैं, संवैधानिक सलाहकार हैं, संवैधानिक सलाहकार हैं। तो एक तरफ आप लिखेंगे समिति और एक तरफ लिखेंगे अध्यक्ष। समिति और दो ग्राफ बनाएंगे आप, समिति का और बनाएंगे आप अध्यक्ष का। समिति का बनाएंगे और एक ग्राफ आपका होगा अध्यक्ष का। तो आइए देखते हैं। संघ संविधान समिति, महत्वपूर्ण जितने हैं संघ, सुन लीजिएगा पहले, महत्वपूर्ण है कौन कौन। संघ संविधान समिति, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से भी क्वेश्चन। संचालन समिति, यहां से भी क्वेश्चन आपके पास है। झंडा समिति, यहां से भी आपके पास प्रश्न है। मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति, यहां से भी है। मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति, मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति, यहां से भी प्रश्न है। सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी, प्रारूप समिति, कभी कभी इसे पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। पांडुलेखन, तो घबराइएगा मत, पांडुलेखन समिति, यहां से भी आपके पास प्रश्न है। और उप समितियों में से दो, एक मूल अधिकार उप समिति और एक अल्पसंख्यक उप समिति। यानी मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार उप समिति, और अगला है अल्पसंख्यक उप समिति। इतना प्रश्न आपके पास है। अगर इतने प्रश्न को आपने कर लिया तो मान के चलिएगा कि आपके प्रश्न आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपसे टकरा जाएंगे, आपसे मिल जाएंगे। बहुत इसे लेंदी बनाने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन का मतलब ही होता है कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। याद रखिएगा, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, और जिसने ये जान लिया कि क्या पढ़ें, यकीन मानिएगा उसका एग्जामिनेशन अपने आप निकल जाता है, वो सफल हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि हमें क्या पढ़ना है। क्लियर? वरना किताबें तो बहुत हैं, बहुत सारी किताबें लेंदी बना देंगी। आते हैं संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो प्रांतीय संविधान समिति हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो आपका संचालन समिति है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो आपके झंडा समिति के अध्यक्ष हैं वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किन्हीं किन्हीं किताबों में पहले जेबी कृपलानी को देता था, लेकिन याद रखिएगा आंसर सही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथ ही प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मूल अधिकार उप समिति कोई बताएगा? मूल अधिकार उप समिति, सही आंसर है जे बी कृपलानी, जे बी कृपलानी, जे बी कृपलानी। अब यहां पर है एस सी मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष हैं एच सी मुखर्जी, एस सी मुखर्जी, एच सी मुखर्जी। नोट कर लें। और सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला प्रश्न है प्रारूप समिति और ये दोनों उप समितियां, सबसे अधिक बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। मंडी परिषद का जो एग्जाम हुआ था उसमें अल्पसंख्यक उप समिति एस सी मुखर्जी को पूछा गया था। नोट कर लें। फिर से एक बार, हमने पढ़ा संवैधानिक सलाहकार कौन है? बी एन राव। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र। मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई। प्रारूप समिति जिसको पांडुलेखन या ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं डॉक्टर भीमराव। मूल अधिकार उप समिति जेबी। और अल्पसंख्यक उप समिति एच सी मुखर्जी, एच सी मुखर्जी। लिख लिया है? बस आज के लिए हम एक पे और चर्चा करेंगे और वो मेरा होगा प्रारूप समिति, यानी प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, इसके सदस्य कौन कौन लोग थे। क्लियर? आते हैं टॉपिक पे। लिख लिया है? मिटा दें? आपका टॉपिक है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति को ही हमने कहा कि पांडुलेखन समिति कहते हैं। पांडुलेखन समिति, इंग्लिश में इसको ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण कमेटी थी, ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं इसको, हम ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं। क्लियर हो बाबू? याद रखिएगा, प्रारूप समिति का जो गठन हुआ है 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति का गठन किया गया है। प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति का गठन किया गया है। इसके सदस्यों की कुल संख्या 7 है, अध्यक्ष सहित। इसके सदस्यों की कुल संख्या जो है वो 7 है, यानी सदस्य संख्या 7 है, और जिसमें अध्यक्ष सहित यानी एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। एक अध्यक्ष और 6 सदस्य हैं इसमें, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। याद रखिएगा, अध्यक्ष जो इसके हैं वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लिख लीजिएगा, अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो सदस्य हैं कंफर्म है 6 सदस्य भी होंगे इसके। पहले सदस्य हैं एन गोपालास्वामी आयंगर। एन गोपालास्वामी आयंगर।
लिख लें, एन गोपाला स्वामी आयंगर, के एम मुंशी, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्रा, लिख लीजिएगा, बी एल मित्रा और डीपी खेतान, डीपी खेतान। जब संविधान ने 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति अर्थात पांडुलेखन समिति का गठन किया, तो उस समय मूल यही सदस्य उस समय उपस्थित थे। इस समय क्या थे? उपस्थित थे, जिसमें से दो एन माधवराव और टी कृष्णामाचारी। एन माधवराव, बी एल मित्रा ने क्या किया कि त्यागपत्र दे दिया, इनकी जगह पर एन माधवराव आए। त्यागपत्र के पश्चात एन माधवराव, एन माधवराव और डीपी खेतान की मृत्यु हो गई, तो इनके मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु के बाद टी कृष्णामाचारी, टी कृष्णामाचारी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। टी कृष्णामाचारी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। इतनी बातें क्लियर हुई? सुनिएगा फिर से। प्रारूप समिति को ही पांडुलेखन समिति कहते हैं। गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसके सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित 7 है। एक अध्यक्ष और 6 सदस्य हैं। अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। सदस्य के रूप में एन गोपाला स्वामी अयंगर हैं, के एम मुंशी हैं, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हैं, सैयद मोहम्मद सादुल्ला हैं, बी एल मित्रा हैं और डीपी खेतान हैं। बाद में चलकर बी एल मित्रा ने त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद एन माधवराव को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। क्वेश्चन पूछेगा, प्रारूप समिति के सदस्य बी एल मित्रा के त्यागपत्र के पश्चात किसे प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया? आंसर होगा एन माधवराव को। और डीपी खेतान की मृत्यु हो गई, उसके बाद टी कृष्णामाचारी को इसका सदस्य बनाया गया। या डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टी कृष्णामाचारी सदस्य बनते हैं प्रारूप समिति के, पांडुलेखन समिति के। तो ये रहा आपका पांडुलेखन समिति और प्रारूप समिति। तो आज आपने चर्चा की भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पे, आज आपने चर्चा की संविधान की समिति और उनके अध्यक्षों पे, आज आपने चर्चा की प्रारूप समिति के पूरे विस्तार से। तो चलिए फिर जीएस के लिए कल मिलते हैं।